इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, दैट इज़ एनलार्जमेंट। अभी तक हम लोगों ने 3 ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तीनों के अंदर हमारे पास इमेज का साइज़ चेंज नहीं हो रहा था। ये हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनलार्जमेंट, ये पहली और आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर इमेज का साइज़ जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब एनलार्जमेंट के अंदर हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट और एक है स्केल फैक्टर। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच अ शेप इज़ एनलार्ज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट की थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को आप इमेजिन कर सकते हैं एक टॉर्च की तरह। ठीक है, कि जब भी आपके पास एक टॉर्च होता है, ठीक है, ये ठीक है, और इस टॉर्च को जब आप मारते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो दीवार के ऊपर ना उसका एक शेडो बनता है। ठीक है, ये हम लोग अपने घरों में करते थे जब लाइट गई हुई होती थी ना, तो टॉर्च मारते थे और हाथों से वो शेडोज बनाते थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप एक टॉर्च मारते हैं ना, तो जो दीवार के ऊपर शेडो शो होता है ना वो उस ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। सही है, तो आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को इमेजिन कर सकते हैं एज अ टॉर्च। ठीक है, जो हम इस ऑब्जेक्ट पे मार रहे हैं तो ये जो शेडो शो हो रहा है ना, ये एक क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सही, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से हम शेप को एनलार्ज करते हैं या रिड्यूस करते हैं। ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का बेसिक आइडिया है। फिर आपके पास आता है स्केल फैक्टर ना। स्केल फैक्टर हमें ये बताता है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर स्केल फैक्टर 2 हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके 2 टाइम्स होगी आपकी इमेज। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर मैं 2 गुना बड़ा कर दूं तो दैट विल बी योर इमेज। इसी तरीके से अगर स्केल फैक्टर 1/2 होता है तो इसका मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का हाफ हो जाएगा। सही है, यानी कि छोटी हो जाएगी इमेज ऑब्जेक्ट से। सही है, तो दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, और ये निकालने के 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तीसरा फॉर्मूला भी है वो आगे आ जाएगा। सही, पहले ये 2 देखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है कि इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, और दूसरा फॉर्मूला है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इससे हमारे पास स्केल फैक्टर आ जाता है। अब ये जो यहाँ पर मैंने एक इनलार्जमेंट शो की हुई है, इसी का हम स्केल फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट तो ये रहा, स्केल फैक्टर निकालते हैं। पहले फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं और दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए। तो इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की कोई भी एक साइड की लेंथ में लूंगा और इमेज की कोई भी एक साइड की लेंथ में लूंगा। ठीक है, मैं ये वाली साइड चूज कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट की जो ये वाली क्या कहते हैं साइड की लेंथ है वो क्या है 2, और इमेज की क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/2, तो आपका स्केल फैक्टर आ गया 2। सही है, ये 2 आ गया स्केल फैक्टर आपका। इसका मतलब ये है कि इमेज ए से ऑब्जेक्ट ए जो है उससे जो उसकी इमेज है वो 2 गुना बड़ी है। ठीक है, 2 टाइम्स है। अच्छा, इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं। इस फॉर्मूले से निकालने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ इमेज और ऑब्जेक्ट का। सही, अच्छा सेम पॉइंट लेना होगा। सही है, अगर मैं ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ तो इमेज का भी यही पॉइंट लूंगा, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा तो फिर ऑब्जेक्ट इमेज का भी यही पॉइंट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ लूंगा तो ये वाला भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। सही है, सेम पॉइंट, तो मैंने ये और ये चूज कर लिया। ठीक है, अब हम इसका डिस्टेंस देखेंगे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। ठीक है, तो इस वाले का डिस्टेंस कितना है 1 2, ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। सही है, और इमेज के पॉइंट का डिफरेंस कितना है 1 2 3 4, तो ये भी 4/2, ये भी 4/2, आंसर आ जाएगा 2। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों फॉर्मूले से सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपने स्केल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया। अब जरा बात करते हैं इनलार्जमेंट की कि इनलार्जमेंट किस तरह करते हैं। ठीक है, अब इनलार्जमेंट के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस ये है कि अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमारा ओरिजिन हो 0 0, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपने सिंपल काम ये करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उन सारे कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द स्केल फैक्टर यानी कि के। ठीक है, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको जब आप प्लॉट करेंगे तो इनलार्ज इमेज आपके पास
आ जाएगी, इसको अभी हम करके भी देखेंगे। और दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो ओरिजिन ना हो, यानी कि 0 0 ना हो, तो वहाँ पर आपके पास 3 स्टेप्स के अंदर ये काम होगा। पहले आपको जो है एक एक सारे कोऑर्डिनेट्स में से, ऑब्जेक्ट के सारे कोऑर्डिनेट्स में से अपना जो सेंटर है वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्केल फैक्टर से और फिर दोबारा से सेंटर को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये काम जरा करके देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास ये है कि आपके पास जो स्केल फैक्टर है वो पॉजिटिव है और सेंटर जो है वो 0 0 है। ठीक है, तो ओरिजिन जब आपके पास 0 0 होता है तो आप सिंपल काम क्या करते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं बाय द स्केल फैक्टर। ठीक है, जब भी सेंटर 0 0 ओरिजिन 0 0 होगा तो क्या करवा देंगे, कोऑर्डिनेट्स जो हैं ऑब्जेक्ट के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा देंगे स्केल फैक्टर के साथ। तो पहले तो यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट के, तो ये 1 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको P कह देता हूँ, इसको Q और इसको R। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6 5, सही है। Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6 2 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। P और R, सही है। सबसे पहले पार्ट ए के लिए करते हैं। पार्ट ए के अंदर हमारे पास जो स्केल फैक्टर गिवन है दैट इज 2। ठीक है, इन लार्ज ट्राइंगल ए विद द सेंटर ओरिजिन एंड स्केल फैक्टर्स 2 एंड 1/2। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स बनाने, एक जब हम स्केल फैक्टर 2 यूज करना है और एक में हमें 1/2 स्केल फैक्टर यूज करना है। तो पहले जरा 2 यूज करते हैं एज अ स्केल फैक्टर। तो हम सिंपल काम ये करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करा देना है अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स को बाय 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराने के लिए बेसिकली ये करेंगे कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 को 2 से। तो ये आपके पास पी बार जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 और 10। क्यू बार क्या आ जाएगा, 12 और 4। और आर बार क्या आ जाएगा, 4 और 4। सही है, अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। तो आपके पास पी बार है 12 और 10। अच्छा, एक गलती मैंने कर दी छोटी सी। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो हैं वो 6 5 नहीं है बल्कि 6 और 4 है। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 4 है। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। सबसे पहले हमने प्लॉट करना पड़ेगा अपना 12 और 8। 12 ये रहा और 8 आपके पास ये रहा। ठीक है, 12 और 8। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है 12 और 4। तो 12 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से उसके बाद आर बार हमारे पास क्या है, 4 और 4। तो 4 और 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा। अब इन तीनों डॉट्स को आपस में हम कनेक्ट कर लेते हैं। सही है, तो ये हमारे पास बन गया हमारा ट्राइंगल ए। ठीक है, यानी कि स्केल फैक्टर 2 वाला। अब हम पार्ट बी को भी करके देख लेते हैं। पार्ट बी के अंदर भी कोऑर्डिनेट सेम है, बस यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कराना है बाय 1/2। मल्टीप्लाई बाय 1/2 करवाना है। अच्छा जी, यानी कि हाफ हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो पी बार के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 और 2। क्यू बार के क्या हो जाएंगे, 3 और 1। आर बार के क्या हो जाएंगे, 1 और 1। सही है, इन तीनों को भी प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 और 2। 3 और 2 ये रहा हमारे पास। ठीक है, ग्रीन वाले डॉट को देख लें, 3 और 1। 3 और 1 ये रहा, और 1 और 1, 1 और 1 ये रहा। तो ये हमने बना दिया हमारा ट्राइंगल बी। सही है,
तो स्केल फैक्टर 2 के साथ हमारे पास इमेज बड़ी हो गई है और स्केल फैक्टर 1/2 के साथ हमारे पास इमेज छोटी हो गई है ऑब्जेक्ट से। सही है, तो ये दोनों काम हमने कर दिए। अब ज़रा अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ़र्क ये है कि जो के है आपके पास स्केल फैक्टर है वो नेगेटिव है और सेंटर जो है वो ओरिजिन ही है, 0 0 ही है। ठीक है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ओरिजिन ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि अब हमारे पास नेगेटिव के है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव के था, अब नेगेटिव है। ठीक है, तो काम वही करना है कि इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने ले लेने और उसके बाद मल्टीप्लाई करा देना है इस बार -2 के साथ। तो मैं यहीं से ही कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले आप करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा p बार -12 और -8, q बार -12 और -4, r बार -4 और -4। सही है, इन तीनों को प्लॉट कर लेते हैं। -12 और -8 यहाँ पर आएगा, -12 और -8, -12 और -4 यहाँ पर आएगा और उसके बाद -4 और -4 यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर लें तो ये आपके पास ट्राइंगल ए बन गया, स्मॉल ए। ठीक है, अच्छा अब हमें स्केल फैक्टर यूज़ करना है 1/2 का, -1/2 का सॉरी, तो वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएंगे, -1/2। तो p बार हमारे पास हो जाएगा -3 और -2, q बार हमारे पास हो जाएगा -3 और -1 और r बार हमारे पास हो जाएगा -1 और -1। ठीक है, इन तीनों को भी प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। तो -3 और -2, तो वो यहाँ पर आएगा। सही है, -4 और -2 के बीच में -3 हो गया और -2। सही है, फिर -3 और -1 वो यहाँ पर होगा। उसके बाद है आपके पास -1 और -1, -1 और -1 यहाँ पर होगा। तो ये इंतहाई छोटा ट्राइंगल बन रहा है। मैं इसके डॉट्स भी छोटे कर देता हूँ, -2 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये आपके पास छोटा हो गया ट्राइंगल, इसका ये हो गया भी। ठीक है जी, तो ये दोनों हमने बना दिए। अब आप देखें कि हमने जब स्केल फैक्टर को नेगेटिव बना दिया तो फ़र्क क्या आया। जब स्केल फैक्टर पॉजिटिव था तो आपके पास जिस ओरिएंटेशन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट था उसी ओरिएंटेशन के अंदर इमेजेस बनी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने स्केल फैक्टर को नेगेटिव किया तो आपकी जो इमेजेस है ना वो फ्लिप हो गई हैं, वो दूसरी तरफ चली गई। वो पहले यहाँ पर छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ बन रहा था, बड़ा वाला यहाँ बन रहा था, ये दोनों फ्लिप हो गए यहाँ आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जो सेंटर है वो अब ओरिजिन नहीं है। ठीक है, पहली दो एग्जाम्पल्स के अंदर ओरिजिन जो था वही सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट था, लेकिन अब आपके पास जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो सेंटर नहीं है, यानी कि अब आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा फॉर एनलार्जमेंट। ठीक है, तो स्केल फैक्टर्स दो गिवन है आपके पास, एक 2 और एक -2। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो सेंटर है, सेंटर इस बार 2 है, इस सेंटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सारे कोऑर्डिनेट्स में से।
तो 6 - 2 हो जाएगा आपके पास 4, और 4 - 2 हो जाएगा 2। इसी तरीके से 4 और 0, 0 0। अच्छा, अब पहले ज़रा स्केल फैक्टर 2 के लिए कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 8 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। 8 4 8 4 ये रहा, सॉरी 8 4 ये रहा, 8 0 8 0 ये रहा, और 0 0 0 0 ये रहा। ठीक है, इसको आप कनेक्ट करेंगे आपस में। एक कनेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक सेकंड। तो ये आपके पास ट्राइंगल ए बन गया स्केल फैक्टर 2 के साथ। ओ सॉरी, एक चीज़ करना भूल ही गए, तीसरा स्टेप तो भूल ही गए। इसमें वापस सेंटर को ऐड भी तो करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद सेंटर को वापस ऐड भी तो करना है, ये तो भूल ही गए। सेंटर वापस ऐड कर लेते हैं 2 2। तो ये हो जाएगा 10 6 10 2 2 2। अब प्लॉट करते हैं 10 6 10 और 6। ठीक है, उसके बाद 10 2 10 और 2, उसके बाद 2 2 2 2। सही है, इन तीनों डॉट्स को आपस में कर देते हैं कनेक्ट। तो ये आपके पास बन गया ए। उसके बाद जो स्केल फैक्टर -2 है उसके लिए करते हैं। पहले सेंटर माइनस करेंगे, पहला स्टेप 4 2 4 0, इस तरीके से 0 0। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो ये हो जाएगा -8 -4 -8 0 0 0। उसके बाद सेंटर को दोबारा से ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये हो जाएगा -6 -2, ये बन जाएगा -6 और 2, और ये बन जाएगा 2 2। सही है, इसको जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। -6 और -2 सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 2 2 वो ये रहा,
और उसके बाद है -6 और 2, -6 और 2 ये रहा। इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर लें। तो स्केल फैक्टर क्योंकि नेगेटिव था तो इसलिए इन्वर्ट हो गई इमेज, ये आ गया ट्राइंगल पी। सही है जी। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स देख ली। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपने निकालना है, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं ज़रा पॉइंट्स लेवल कर लेता हूँ, पी क्यू आर, पी बार क्यू बार आर बार, पी क्यू आर, पी बार आर बार क्यू बार। ठीक है, पहले तो पॉइंट्स ज़रा मैंने वो कर लिए लेबल। अच्छा, अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट किस तरह निकालते हैं। देखिए आपने क्या करना है कि जो दो सेम सेम पॉइंट्स है ना, जैसे कि पी और पी बार, क्यू और क्यू बार है, आर और आर बार है। ठीक है, आपने इनको आपस में एक लाइन के साथ कनेक्ट करना है। पी और पी बार को कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें। इसी तरीके से क्यू और क्यू बार को करूंगा और लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर दें, और आर बार को करूंगा तो यही वाली लाइन बनेगी बेसिकली। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ठीक है, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, जब तक ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर लें। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस आपस में, एक सेकंड मैं इसको ज़रा आगे बढ़ा दूं, यहाँ कर देते हैं। सही है, जिस पॉइंट पे जाकर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना, ये होगा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, ये होगा आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर एनलार्जमेंट के अंदर देख ही लिया कि जब भी हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो पॉजिटिव होता है तो जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता है वो हमारे पास सेम साइड के ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो आपके पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के एक ही साइड के ऊपर होंगी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पी और पी बार को कनेक्ट कर लूँगा, क्यू और क्यू बार को कर लूँगा, आर और आर बार को कर लूँगा। ये तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ये हो जाएगा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, तो जब भी आपके पास स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है ना तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है उसके सेम साइड के ऊपर होती हैं आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज। लेकिन जब आपके पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में होगा, यानी कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के ऑपोजिट साइड्स के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही होगी। सही है। अच्छा, अब जो स्केल फैक्टर है ये उसका तीसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो कि है के स्क्वायर इक्वल्स टू इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का एरिया निकालना पड़ेगा। सही है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। मैं इसको कह देता हूँ ट्राइंगल ए, इसको कह देता हूँ ट्राइंगल बी। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें बेस और हाइट पता करनी पड़ेगी। तो पहले एक काम करते हैं, इमेज के लिए कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक बॉक्स मेरे पास 1 यूनिट के बराबर है, तो बेस आपके पास ये वाली होती है, तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस। ठीक है, तो 2 1s आर 6 आर 6 6 आर 36।
ठीक है, इमेज आ गई 36, इमेज का एरिया सॉरी 36 आ गया। ऑब्जेक्ट का एरिया भी निकाल लेते हैं जल्दी से। ए बी की बजाय मैं इसको कह देता हूँ कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास इमेज है। अच्छा, बेस है 1 2 एंड 3, हाइट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपके पास आ जाएगी 9, ठीक है। अब ज़रा अपना के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। के स्क्वायर इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का एरिया, यानी कि 36 अपॉन, सॉरी इमेज का एरिया 36 अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 36/9 4 होता है ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √4, k की वैल्यू आ जाएगी +2 और k की वैल्यू आ जाएगी -2। अब दो वैल्यूज आ रही हैं, सही वाली कौन सी है? देखें बात यह है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये, अच्छा अब हमारे पास k की दो वैल्यूज आ रही है ना, तो अब कौन सी वाली सही है कैसे पता चलेगा? देखिए मैंने आपको बताया था कि जब k पॉजिटिव होता है तो आपके पास जो है वो सेम ओरिएंटेशन होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की, लेकिन जब k नेगेटिव होता है ना तो ऑब्जेक्ट और इमेज फ्लिप हो जाती है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट यूं बन रहा होता है, इमेज यूं फ्लिप होकर बन रही होती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर सेम ओरिएंटेशन है दोनों की, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वाला है वो वैल्यू सही होगी, ठीक है। ये सही है और ये जो है वो गलत है, सही है। तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला था के निकालने का जिसके ऊपर हमने बात कर ली। अब ये कुछ चीज़ें मैंने समराइज़ करके लिखी हुई हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जब भी आपके पास के जो है यानी कि स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइड के ऊपर होती है ऑफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट यहाँ कहीं होगा, तो ये दोनों आपके पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है उसके सेम साइड के ऊपर बनिए। अच्छा, जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स के ऊपर फ्लिप हो जाती है इमेज और ऑब्जेक्ट, सही है, ये फर्क था। अच्छा, अब जब के आपके पास पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर भी दो केसेस बन सकते हैं। एक केस ये बन सकता है कि के जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास 0 से 1 के दरमियान है, तो 0 से 1 के दरमियान है तो वहाँ पर आपके पास इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जाम्पल की थी कि जब आपके पास स्केल फैक्टर जो था वो 1/2 आ रहा था, ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में 1/2, तो आपके पास जो इमेज है वो छोटी हो गई थी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसी तरीके से जब के आपके पास 1 से बड़ा होगा तो इमेज क्या होगी, इमेज जो है वो बड़ी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। जैसे कि यहाँ पर आपके पास जब 2 स्केल फैक्टर था 1 से बड़ा, तो आपके पास जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई थी। अच्छा, नेगेटिव के अंदर क्या होगा? देखिए नेगेटिव के अंदर भी सेम ही सिनेरियो होगा कि अगर आपके पास जो आपका के है वो -1 से 0 के दरमियान है, ठीक है, तो आपके पास यही काम होगा कि इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी, बस फर्क ये है कि फ्लिप हो जाएगी साथ में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, -1/2 जब था तो इमेज छोटी हुई लेकिन बस फ्लिप हो गई, ठीक है, वो यहाँ की बजाय यहाँ बन गई, सही। इसी तरीके से जब आपके पास के जो है वो छोटा होगा -1 से, तो आपके पास ये वाला सिनेरियो, जब के -1 से छोटा होगा तो आपके पास क्या होगी, इमेज बड़ी होगी लेकिन फ्लिप हो जाएगी। पहले जो आपके पास यहाँ कहीं बन रही थी अब वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये फर्क पड़ेगा। नेगेटिव जो है सिर्फ फ्लिप कर देता है और कुछ भी नहीं होता, सही। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द इमेज फ्लिप्स रेस्ट सेम एज पॉजिटिव के, ठीक है। ये के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब क्योंकि हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ ली हैं तो मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि जो आपके पास सवाल आते हैं पास पेपर के, वहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्क्राइब करने का भी कहा जा सकता है। तो आपको जब डिस्क्राइब करने का कहा जाएगा तो क्या डिस्क्राइब करना होगा? देखिए जब भी रिफ्लेक्शन हो रही होगी तो आप सिर्फ इक्वेशन बताएंगे ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जब रोटेशन हो रही होगी तो आप ये तीन चीज़ें बताएंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इस तरीके से जब ट्रांसलेशन हो रही होगी तो आप ट्रांसलेशन वेक्टर बताएंगे, और जब इन्लार्जमेंट हो रही होगी तो आप सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट बताएंगे और स्केल फैक्टर बताएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पता कैसे चलेगा कि चारों में से क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसको ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच में डिफरेंशिएट करने का तरीका ये रहा, सही है। देखें अगर आपके पास तो साइज चेंज हो जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज कुछ और है और इमेज जो है वो बड़ी हो गई है या छोटी हो गई है, तो आपके पास इन्लार्जमेंट हो रही है, ठीक है। अगर साइज चेंज नहीं होता, फॉर एग्जांपल सेम साइज है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांसलेशन तो नहीं हो रही, यानी कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और ये ड्रैग होकर यहाँ पर आ गया,
ठीक है, या पहले यहाँ पर था, ये ड्रैग होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर तो ट्रांसलेशन हो रही है तो भी देख के पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशन है। अच्छा, अगर ट्रांसलेशन भी नहीं हो रही तो फिर आपके पास दो ही क्या कहते हैं सिनेरियोज बचते हैं कि या तो रिफ्लेक्शन होगी या रोटेशन होगी। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई रिफ्लेक्शन हो रही है या रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रोटेशन का पता करने के लिए आपको काम वही करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ये P है, ये P बार, इसी तरीके से Q बार, सॉरी Q बार ये नहीं होगा, Q बार, R R बार। ठीक है, इनको आप एक लाइन के साथ आपस में कनेक्ट करेंगे, P और P बार आपस में कनेक्ट हो गया, R और R बार, और Q बार भी। ठीक है, अगर तो ये लाइंस पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, इफ पैरेलल लाइंस देन रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर तो कनेक्ट करने पे ये लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, देखिए सेम पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में, अभी देखिए ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, एल्स रोटेशन। ठीक है, अगर तो लाइंस पैरेलल नहीं होती है तो रोटेशन है। ठीक है, तो अगर एनलार्जमेंट नहीं है, साइज चेंज नहीं हो रहा है, एनलार्जमेंट नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से ड्रैग भी नहीं है, स्लाइड भी नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं है, तो फिर आपके पास दो ही सिचुएशंस बतेंगी। इनके बीच में डिसाइड करने के लिए जो है ना आपको ये लाइन वाला काम करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर हमारी इनलार्जमेंट भी खत्म हो गई और ट्रांसफॉर्मेशंस भी पूरा खत्म हो गया। अब हम इसके पास पेपर्स देखेंगे।